प्रश्न संख्या 57 से 61 तक दिए गए परिच्छेद पर आधारित हैं। परिच्छेद संख्या 8। परिच्छेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। परिच्छेद में यह चर्चा की गई है कि औपनिवेशिक व्यवस्था के अंतर्गत उपनिवेश पर उपनिवेशवादी अर्थात उपनिवेश बनाने वाली व्यवस्था का, राजनीति का, समाज का क्या प्रभाव पड़ता है। परिच्छेद आपके सामने है। हम सीधे प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 57। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न के रूप में एक वाक्यांश दिया गया है और पुनः कथन के रूप में दो वाक्यांश दिए गए हैं और आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा सही है, या दोनों सही हैं या दोनों सही नहीं है। प्रश्न पूछा गया वाक्यांश इस प्रकार है कि परिच्छेद के अनुसार उपनिवेशवाद उत्पन्न हुआ। अब वाक्यांश या कथन के रूप में जो दो वाक्यांश या दो कथन दिए गए हैं। पहला कि और ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे संगठनों की गतिविधियों के माध्यम से अर्थव्यवस्था पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया। दूसरा कथन है, दूसरा वाक्यांश है, और उपनिवेशों में आर्थिक जीवन के प्रत्येक पक्ष और राजनीतिक जीवन के भागों और उपनिवेशवादियों के नियंत्रण करने के साथ ही समाप्त हुआ। इस प्रश्न के उत्तर के लिए यदि हम परिच्छेद पर विचार करें तो पता चलता है कि कथन एक या वाक्यांश एक जो दिया गया है वह सही है। इसके लिए हम पहले अनुच्छेद पर विचार कर सकते हैं जिसमें अब लिखित है कि यह ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे एकाधिकारक कंपनी द्वारा विकसित हुआ और यूरोपीय राज्यों के उपनिवेशों के आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण के प्रयोग के साथ समाप्त हुआ। दूसरा जो वाक्यांश है, दूसरा कथन दिया गया है वह इन्हीं जो पंक्तियां, जिन पंक्तियों की अभी चर्चा हुई उन्हीं पंक्तियों के अनुसार, उसी पंक्ति के अनुसार सही नहीं है, क्योंकि इसमें उल्लेख है कि राजनीतिक जीवन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण के प्रयोग के साथ समाप्त हुआ, लेकिन उसमें यह चर्चा नहीं की गई है कि आर्थिक उपनिवेशों के आर्थिक जीवन के प्रत्येक पक्ष और राजनीतिक जीवन के भागों पर नियंत्रण करने के साथ समाप्त हुआ। तो ऐसी चर्चा नहीं की गई है। निश्चित रूप से ऐसे कुछ आर्थिक क्षेत्र रहे होंगे, कुछ राजनीतिक अवसर रहे होंगे जिन पर कब्जा नहीं किया, नियंत्रण नहीं किया औपनिवेशिक ताकतों ने। क्योंकि परिच्छेद में कहीं उल्लिखित नहीं है कि प्रत्येक पक्ष पर नियंत्रण किया, तो कथन दो गलत है और प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 58 कि लेखक द्वारा अति महत्वपूर्ण संदेश क्या दिया गया है। सीधे सीधे चार विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए, उपनिवेशों के ऊपर संपूर्ण और सकल बलपूर्वक नियंत्रण का सर्वशक्तिशाली साधन का स्वरूप आप भी सैन्य विजय है। विकल्प बी, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद, उपनिवेशवादियों की भाषा के प्रसार के माध्यम से औपनिवेशिक व्यक्तियों का आधिपत्य स्पर्धा में रूपांतर करता है। विकल्प सी, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के बावजूद मूल निवासी अपनी मूल संस्कृति के संरक्षण हेतु कठिन प्रयास करते हैं। विकल्प डी, हालांकि उपनिवेशवादी कितना भी कठिन प्रयास करें, औपनिवेशिकों को उपनिवेशवादी स्वामी की भाषा सीखने हेतु समझाना बहुत मुश्किल है। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए यदि हम परिच्छेद पर विचार करें जिसमें उल्लेख किया गया है विशेषकर अंतिम अनुच्छेद में कि किस प्रकार उपनिवेशवादी इस प्रकार का नियंत्रण कर पाता है, अति आसान विधि यह है कि अपनी भाषा को मूल निवासियों के मध्य सक्रिय रूप से फैलाने के साथ ही मूल निवासी की भाषा को सही शिक्षा के लिए अशिष्ट और अनुपयुक्त रूप में नीचा दिखाना स्थानीय भाषा पर औपनिवेशिक देशों की भाषा का प्रभुत्व होने लगता है। इससे पता चलता है कि प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। विकल्प ए, सी और डी तीनों में ही जो विषय वस्तु दी गई है, जो उनका केंद्र बिंदु है, वह परिच्छेद के अनुसार असंगत है और प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 59 परिच्छेद के अनुसार उपनिवेशवादी की भाषा के प्रचार के अतिरिक्त उपनिवेशों के सामाजिक पहुंच पर पूर्ण नियंत्रण के प्रयास का अन्य साधन क्या है। सीधे सीधे चार विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए, उपनिवेशों पर संपूर्ण नियंत्रण के उपयोग हेतु निरपेक्ष रूप से सैन्य शक्ति आवश्यक है। विकल्प बी,
अधिसंख्य औपनिवेशिक व्यक्तियों को साम्राज्यवादी कार्यालयों में नियोजन। विकल्प सी, औपनिवेशिकों के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु प्रोत्साहन। विकल्प डी, उपनिवेशवादी अनिवार्य रूप से मूल निवासी की मूल संस्कृति को तुच्छ समझते हैं। इस प्रश्न के उत्तर के लिए यदि हम परिच्छेद पर विचार करें, यही अंतिम अनुच्छेद को कि अति आसान विधि यह है कि अपनी भाषा को मूल निवासियों के मध्य सक्रिय रूप से फैलाने के साथ ही मूल निवासी की भाषा को सही शिक्षा के लिए अशिष्ट और अनुपयुक्त रूप में नीचा दिखाना। स्थानीय भाषा पर औपनिवेशिक देशों की भाषा का प्रभुत्व होने लगता है। उपनिवेशवादी की भाषा को आसानी से साम्राज्यवादी प्रशासन का लिंगुआ फ्रैंका बनाने, अनुकूल प्रतिष्ठा और औपनिवेशिक विद्यालयों में से सीखने वाले को ऊर्ध्वगामी गतिशीलता देने तथा बिना देर किए मूल निवासी के मध्य उन्माद पोषण करना है। तो इससे पता चलता है कि प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है कि उपनिवेशवादी अनिवार्य रूप से मूल निवासी की मूल संस्कृति को तुच्छ समझते हैं। अन्य सभी विकल्प परिच्छेद के अनुसार संगत नहीं है, क्योंकि इनके विकल्प बी की चर्चा ही नहीं की गई है, विकल्प सी की भी कोई चर्चा नहीं की गई है और विकल्प ए की भी कोई चर्चा परिच्छेद में नहीं की गई है। प्रश्न संख्या 60 कि दमिश्क के लाक्षणिक द्वार से लेखक का क्या आशय है। एक वाक्यांश के रूप में प्रयोग किया गया है सांकेतिक अर्थ में कि दमिश्क के लाक्षणिक द्वार, इसका विशिष्ट अर्थ है और पूछा गया है कि इससे क्या आशय है। विकल्प ए, दमिश्क शहर के द्वार पर ब्रिटिश सैनिकों द्वारा आक्रमण किया गया। विकल्प बी, पहले चरण का संघर्ष तब हुआ जब उपनिवेशवादी सैनिक औपनिवेशिकों को पराजित कर राजनीतिक शक्ति हथियाने हेतु संप्रभु राज्य में प्रवेश करते हैं। विकल्प सी, दमिश्क के द्वार अंततः औपनिवेशिकों पर ब्रिटिश सरकार के निर्णायक आधिपत्य का मार्ग प्रशस्त करता है। विकल्प डी, दमिश्क के लाक्षणिक द्वार औपनिवेशिकों के सांस्कृतिक प्रभाव को प्रस्तुत करता है। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए यदि हम परिच्छेद पर विचार करें तो पता चलता है विकल्प ए सही नहीं है, क्योंकि इसका कोई उल्लेख नहीं है और जो वाक्यांश या शब्द समूह दिया गया उसका लाक्षणिक अर्थ, सांकेतिक अर्थ है। विकल्प सी तो पूरी तरह से बिल्कुल एकदम अभिधाया शाब्दिक अर्थ देता है, तो वह वैसे ही संगत नहीं है। विकल्प डी भी संगत नहीं है, क्योंकि परिच्छेद के अनुसार यह औपनिवेशिकों के सांस्कृतिक प्रभुत्व को सुनिश्चित नहीं करता है। प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है कि पहले चरण का संघर्ष तब हुआ जब उपनिवेशवादी सैनिक औपनिवेशिकों को पराजित कर राजनीतिक शक्ति हथियाने हेतु संप्रभु राज्य में प्रवेश करते हैं। इससे पता चलता है कि प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। अगला प्रश्न, लिंगुआ फ्रैंका से लेखक का यथार्थतः क्या आशय है। 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए, अंग्रेजी की एक विशेष बोली जो 19वीं सदी के प्रारंभ में बोली जाती थी। विकल्प बी, मूल निवासियों द्वारा बोली जाने वाली स्वदेशी भाषाओं और बोली को सामूहिक रूप से लिंगुआ फ्रैंका के रूप में जाना गया। विकल्प सी, लिंगुआ फ्रैंका अन्य जबान बोलने वालों के मध्य सामान्य भाषा की ओर संकेत करता है। विकल्प डी, प्रत्येक भाषा का एक रूप। इस प्रश्न के उत्तर के लिए यदि हम पुनः परिच्छेद पर विचार करें और इन पंक्तियों को देखें कि औपनिवेशिक शासक और उपनिवेशवादी की भाषा का प्रभुत्व होने लगता है। उपनिवेशवादी की भाषा को आसानी से साम्राज्यवादी प्रशासन का लिंगुआ फ्रैंका बनाने, अनुकूल प्रतिष्ठा और औपनिवेशिक विद्यालयों से सीखने वाले को ऊर्ध्वगामी गतिशीलता देने तथा बिना देर किए मूल निवासी के मध्य उन्माद पोषण करना है। इससे पता चलता है कि लिंगुआ फ्रैंका एक ऐसी भाषा होती है जो भिन्न भाषा भाषी के बीच संचार के लिए, विचारों के आदान प्रदान के लिए एक सामान्य या सार्वभाषा के रूप में प्रयुक्त होती है। तो प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है।